प्यारे बच्चों, चलो आज के क्लास में हम फिर पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के चैप्टर है नेपोलियन बोनापार्ट का फेफ भाग। ठीक है बच्चों, वही नेपोलियन बोनापार्ट जो सशस्त्र राष्ट्र राज्य का जन्मदाता जिसे कहा जाता है। चलिए इसमें हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग पढ़ चुके थे, देखिए आगे बढ़ते हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, ये भी पढ़ चुके थे, ये भी पढ़ चुके थे, ये भी पढ़ चुके थे। नेपोलियन के सैन्य सूत्र ये भी पढ़ चुके थे। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजी बच्चों हम लोग इसको भी पढ़ चुके थे। ठीक है, अब आज से हम लोग पढ़ेंगे समर तंत्र या युद्ध कला, नेपोलियन का समर तंत्र। ठीक है बच्चों, चलिए। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है युद्ध नीति। एक बार हम आपको फिर से बता दें बच्चों, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है युद्ध नीति। बच्चों एक चैप्टर हमने आप लोगों को इसमें आप लोगों को दिया है पाश्चात्य युद्ध कला भाग 8। ठीक है, उसमें आपको हमने कुछ शब्दों के बारे में बताया है। उसमें 2-3 वर्ड ऐसे हैं जैसे स्ट्रैटेजी, समर तंत्र एवं संभार तंत्र। ये शब्द ऐसे हैं, जब तक हम लोग मिलिट्री साइंस या डिफेंस स्टडी शब्द से जुड़े रहेंगे, सब्जेक्ट से जुड़े रहेंगे, चाहे पढ़ते रहेंगे चाहे अंत में पढ़ाते रहेंगे, इन 3 शब्दों से पीछा छूटने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, एक बार आज हम फिर आपको रिपीट कर देते हैं। इसके पहले जो हमने आपको पढ़ाया है स्ट्रैटेजी यानी युद्ध नीति, अर्थात वास्तविक संग्राम प्रारंभ होने के पहले, अर्थात सेनाओं का जो प्रयोग होता है वास्तविक युद्ध प्रारंभ होने के पहले की संपूर्ण प्रक्रिया स्ट्रैटेजी या स्ट्रैटेजी कहलाती है। ठीक है, युद्ध नीति जिसमें प्रमुख चीज़ें होती हैं एक प्रकार से तैयारी की स्थिति और ले जाकर संपूर्ण सेना को युद्ध भूमि में पहुंचा देना। ठीक है, लड़ने के लिए उसको तैयार कर देना। ठीक है बच्चों, वो सारी प्रक्रिया सैनिकों को वहाँ पहुँचाने तक की तैयारी से लेकर, ठीक है, तैयारी व्यवस्था एक प्रकार से मैनेजमेंट का जो कार्य है, सैनिकों को तैयार करके युद्ध भूमि में पहुँचा देने तक का कार्य जो है वो है स्ट्रैटेजी। बच्चों आप लोगों को हमने उसमें दिया है, एक बार फिर से आपको समझा दे रहे हैं। स्ट्रैटेजी वही है सैनिकों को तैयार करके कब से, युद्ध का जब से निर्णय हुआ हो, अर्थात युद्ध होना है तब से जो भी एक प्रकार से जो युद्ध की तैयारी का समय है और युद्ध के मैदान तक लड़ने के लिए सैनिकों को पहुंचाने तक की संपूर्ण प्रक्रिया स्ट्रैटेजी या युद्ध नीति कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है वो है समर तंत्र। ठीक है, समर तंत्र क्या है? युद्ध के मैदान में सेनाओं की स्थिति जब ये हो जाती है कि युद्ध के मैदान में जब उनको लड़ने की कला, अर्थात युद्ध किस प्रकार लड़ना है, ठीक है, जब तक ये स्थिति जो है कार्य रूप में परिवर्तित नहीं होती तब तक स्ट्रैटेजी और युद्ध लड़ने की कला जो है जब सेनाएं आक्रमण कर देती हैं, ठीक है, युद्ध प्रारंभ हो जाए उसके बाद से लेके विजय या पराजय तक की संपूर्ण प्रक्रिया कहलाती है समर तंत्र। ठीक है बच्चों, सैनिकों के प्रयोग की कला, ठीक है, युद्ध भूमि में सैनिकों के प्रयोग की कला, ठीक है, या जनरल द्वारा सैनिकों के प्रयोग की कला। ठीक, मारपीट जब शुरू हो जाए तो समझ लीजिए समर तंत्र प्रारंभ हो गया। इसी को कहा जाता है बच्चों युद्ध कला। ठीक, युद्ध कला या समर तंत्र। चलिए, नेपोलियन का समर तंत्र क्या था, अब हम लोग यहाँ ध्यान देंगे। ठीक है, नेपोलियन का समर तंत्र था, पहली बात कि सामने की सेना को, जो आगे सेना हो उसको उलझा के रखना। उलझा के रखने का मतलब छिटपुट उस पर अटैक करते रहिए, छिटपुट उस पर फायर करते रहिए, वो उलझा रहे, अर्थात उसका ध्यान बटाना, और जिसका परिणाम ये होगा उसका मनोबल गिरेगा, अर्थात इतना सब करके उसका मनोबल गिराना, वो पहला नियम, पहला है समर तंत्र, पहली युद्ध कला का पहला नियम है। दूसरा क्या है? गतिशील सेना के द्वारा शत्रु के पृष्ठभाग पर, अर्थात प्रयास ये किया जाए कि सामने शत्रु को उलझा के रखा जाए और काफ़ी लंबे घेरे से होकर उसके पीछे पहुंचकर उस पर आक्रमण कर दिया जाए। ठीक है, शत्रु यहाँ उलझा रहे, सामने देखता रहे। ठीक,
अब पीछे से इसके ऊपर अटैक कर दिया जाए, चाहे जितनी दूरी से होकर आना पड़े, ताकि और शत्रु को पता नहीं चलना चाहिए कि ये सैनिक किधर से होके आ रहे हैं। तभी वो आश्चर्यचकित होगा, क्योंकि सामने शत्रु उलझा हुआ है, अब पीछे से अचानक आक्रमण हो जाए। ठीक है, आगे देखिए, शत्रु सेना पर छोटी छोटी सैन्य टुकड़ियों द्वारा आक्रमण करके उसे परेशान करना, खंड युद्ध जिसे हम लोग बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग बच्चों आगे पढ़ेंगे। खंड युद्ध या खंड योद्धाओं का प्रयोग, ठीक, यानी छोटी छोटी टुकड़ियों द्वारा छिटपुट आक्रमण करके। ठीक है, एक छोटी टुकड़ी आक्रमण की, दूसरी आक्रमण की, तीसरी आक्रमण की, दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से, जहाँ से भी संभव हो छोटी छोटी टुकड़ियों द्वारा आक्रमण करके उसको परेशान कर दिया जाए। जब वो परेशान हो जाएगा तो स्थिति क्या होगी उसकी, किंग कर्तव्य मूढ़ता की, अर्थात क्या करें क्या ना करें। ठीक, और अंत में जैसे स्ट्रैटेजी पे उसके थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। इसने कहा है शत्रु को घेर कर आश्चर्यचकित करना, तो वही घेरने वाली स्थिति है। छिटपुट चारों तरफ से आक्रमण करके छोटी छोटी सेनाओं से उसे घेर लिया जाए, पीछे पहुंचकर आक्रमण कर दिया जाए। ठीक है, और अंत में जब शत्रु चारों तरफ से घिर जाए, जब चारों तरफ से ना तो पीछे से भागने का रास्ता हो, ना दाएं से ना बाएं से, जब घिर जाए तो उसके ऊपर तोपों एवं बंदूकों की गोलाबारी करके उसे समाप्त करना या पराजित करना। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब भागने का मौका ना मिले, चारों तरफ से घिर जाए तो सामने से सीधे उसके ऊपर तोपों और बंदूकों से फायर करके उसे हराया जाए या ख़त्म किया जाए। ठीक है बच्चों, ये है युद्ध कला। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाते हैं हम लोग सैन्य रचना। सैन्य रचना बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें अक्सर पूछा जाता है कि नेपोलियन कितनी सैन्य रचनाओं का प्रयोग करता था। नेपोलियन युद्ध के लिए कितनी सैन्य रचनाओं का प्रयोग, सैन्य रचना क्या है, युद्ध के मैदान में वही है जिसे हम लोग समरतांत्रिक रचना बोलते हैं, सामरिक रचना बोलते हैं, उसी को बोला जाता है सैन्य रचना। अर्थात किस प्रकार से ये सेनाओं को खड़ा करता था युद्ध भूमि में, वही है, अर्थात कितनी रचनाओं का प्रयोग ये करता था। ठीक, तो नेपोलियन युद्ध के लिए सिर्फ 2 प्रकार की रचनाओं का प्रयोग ये करता था, 2 प्रकार की। पहला नंबर है पंक्ति रचना। पंक्ति रचना क्या है, एक लाइन में सैनिकों को खड़ा कर दिया जाए, अर्थात फ्रंट को लंबा कर दिया जाए। पंक्ति संरचना का प्रयोग क्यों करता था, किन परिस्थितियों में करता था, अगर इसको तेज़ी से अगर फायर कराना हुआ, ठीक है, चाहे तोपों की फायर कराना हुआ तो तोपों को एक लाइन में खड़ा कर देता था, अगर मस्केट का फायर कराना होता था तो बंदूकधारियों को एक लाइन में खड़ा कर देता था। ठीक है, तो पंक्ति रचना किस लिए प्रयोग किया जाता है, अधिक से अधिक एवं तेज फायर करने के लिए। बच्चों इतना ज़रूर याद रखिएगा, ये प्रश्न इस तरह पूछा जाता है कि पंक्ति रचना का प्रयोग कौन करता था, नेपोलियन करता था, उत्तर होगा। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि अधिक तेज फायर करने के लिए नेपोलियन किस रचना का प्रयोग करता था। ठीक, या ये भी पूछ सकता है कि नेपोलियन पंक्ति रचना का प्रयोग किस लिए करता था, विकल्प में आपको दे दिया गया, आप 4 में से एक छांट लो। ठीक है, और दूसरी रचना जो है बच्चों वो है कालम रचना। जैसे आपको हमने बताया, पंक्ति में एक लाइन में संपूर्ण फ्रंट को लंबा करके आप खड़ा कर दीजिए ताकि तेज़ी से फायर हो सके, आगे पीछे सैनिक नहीं होने चाहिए अधिक, 1 या 2 लाइन जैसी पंक्ति आपको बनाना हो। और कालम रचना का मतलब होता है एक के पीछे एक। बच्चों देखिए, जैसे ये सैनिक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर पीछे लगा दीजिए, अर्थात ऐसी रचना जिसमें गहराई ज़्यादा हो और फ्रंट जो है कम हो, वो कालम रचना है। और ऐसी रचना जिसमें गहराई ना हो या कम हो लेकिन फ्रंट जो है लंबा हो, वो है पंक्ति रचना। ठीक है बच्चों, एक लाइन में खड़ा करना पंक्ति रचना, और आगे पीछे करके खड़ा करना वो है कालम रचना। ठीक है बच्चों, पंक्ति रचना में लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती। उसी तरह जैसे एक रेखा में क्या होती है, लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती। ठीक, तो वो है पंक्ति। कालम एक प्रकार से बन जाता है बच्चों आयताकार, जिसमें लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। आयताकार भी हो सकता है कालम, वर्गाकार भी हो सकता है। ठीक है,
तो कहने का मतलब गहराई जो होगा वही उसकी चौड़ाई है और लंबाई जो है वो उसका फ्रंट है। ठीक है बच्चों। चलिए, कॉलम रचना में इसका प्रयोग क्यों करता था ये? मुठभेड़ की लड़ाई के लिए। मुठभेड़ का मतलब जैसे तलवारधारी सैनिकों से जो भिड़ंत युद्ध होता था, भिड़ कर जो लड़ने वाले युद्ध होते थे, उनके लिए ये कॉलम रचना। अब फायर तेज करने के लिए पंक्ति रचना। बच्चों इसको याद कर लीजिए आप लोग, किसी रूप में पूछ सकता है। कॉलम का मतलब यही होता है, इतना समझ लीजिए, जैसे आगे पीछे करके सैनिकों को खड़ा कर दिया जाए और सामने से इधर से शत्रु का आक्रमण हो। ये जो है इनको जीतने के लिए यहाँ पे इन सैनिकों को मारेगा, फिर इन सैनिकों को मारेगा, फिर इन सैनिकों को मारेगा, फिर इन सैनिकों को, जितना लंबा जो है उसकी गहराई रहेगी, उसकी गहराई को पार करने के लिए उतने सैनिकों को मारना पड़ेगा। तो इतना बच्चों ध्यान रखना। अधिक तेज फायर करने के लिए पंक्ति रचना, और मुठभेड़ या भिड़ंत की लड़ाई के लिए, भिड़ंत युद्ध के लिए या गुत्थम गुत्था लड़ाई के लिए कॉलम रचना का प्रयोग नेपोलियन करता था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सैन्य संगठन। ठीक है, सैन्य संगठन। देखिए इन्होंने सेना को किस प्रकार संगठित किया था।